यूजुअली जब हम हमारे देश के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो अक्सर राजाओं के बारे में, वीरों के बारे में और उनके लड़ाइयों के बारे में बातें होती है और लगभग हर बार वो किसी पुरुष के बारे में ही होता है। अगर किसी स्त्री की वीरता के बारे में बात करें तो सबसे पहला उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई का ही आता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन्हें याद नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे महान लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया जिन्होंने बिना तलवार उठाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और राजनीति से हमारे देश के लोगों की भलाई की। और ऐसी ही एक रानी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हाय, मैं हूँ रौनक रामटेके और ये है फॉरगॉटन इंडियंस का पहला एपिसोड, अहिल्याबाई होळकर की कहानी। होळकर राज परिवार की शुरुआत होती है सूबेदार मल्हारराव होळकर से। महाराष्ट्र के सातारा रीजन में होळ नाम का एक गांव है, वहीं से आया ये नाम होळकर, जिसका मराठी में मीनिंग होता है होळ गांव में रहने वाले लोग। मराठी लैंग्वेज में ल के साथ साथ र भी एक लेटर होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में होलकर कहते हैं और मराठी में होळकर। सूबेदार मल्हारराव होळकर मराठा सेना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे और मराठा साम्राज्य को दूर दूर तक ले जाने में उनका बड़ा योगदान रहा। मराठी में एक कहावत है, मराठ्यांनी अटके पार झंडा लावला, मतलब मराठास अटोक के किले के पार तक अपना झंडा लेकर गए। इसमें सूबेदार मल्हारराव होळकर का एक बड़ा योगदान रहा और वो मराठा सेना में से कुछ चुनिंदा लोगों में से होंगे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को छोटे से बड़ा होते हुए देखा। कहा जाता है कि सूबेदार मल्हारराव होळकर एक बार अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे और कुछ देर विश्राम करने के लिए वो चौंडी नाम के एक गांव में रुके। वहाँ उनकी मुलाकात अहिल्याबाई से हुई और कुछ देर उनसे बात करने के बाद सूबेदार मल्हारराव होळकर को अहिल्याबाई का स्वभाव बहुत पसंद आया और उन्होंने उनके पिताजी से अपने बेटे की शादी अहिल्याबाई से करवाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब अहिल्याबाई होळकर राज परिवार में आई तो शुरुआत के कुछ साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे। 1754 में उनके पति और सूबेदार मल्हारराव होळकर के बेटे खांडेराव होळकर की एक लड़ाई में गोली लगकर मौत हो गई थी। इसके बाद उस वक्त की जो प्रथा थी सती जाने की, उस पे जाने से सूबेदार मल्हारराव होळकर ने अहिल्याबाई को रोका और उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। सूबेदार मल्हारराव होळकर को ये पता था कि अहिल्याबाई एक बहुत ही टैलेंटेड और अक्लमंद स्त्री है और उनको ये पूरा यकीन था कि उनके बाद अहिल्याबाई ही होळकर राज परिवार को आगे ले जाएगी, और ऐसा ही हुआ। 1766 में सूबेदार मल्हारराव होळकर की मौत के बाद उनके पोते और अहिल्याबाई होळकर के बेटे मालेराव होळकर को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन मालेराव होळकर की भी कुछ ही महीनों में मौत हो गई थी। और उसके बाद 11 दिसंबर 1767 को तब के पेशवा माधवराव ने अहिल्याबाई को होळकर राज परिवार का अगला शासक बनाया। उस समय के हिसाब से जब सारे पुरुष हर राज्य का शासन चलाते थे, एक स्त्री को ये काम मिलना बहुत बड़ी बात थी। अहिल्याबाई होळकर के लिए उनके राज्य के कुछ पुरुष मंत्रियों का विरोध था, लेकिन ज़्यादातर लोग और आम जनता अहिल्याबाई को ही अपने अगले शासक के रूप में देखना चाहती थी। अपने पति, ससुर और बेटे के देहांत के दुख को उन्होंने अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया और अहिल्याबाई होळकर ने सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने सेना का नेतृत्व तुकोजीराव होळकर के हाथ में दिया, जो सूबेदार मल्हारराव होळकर के अडॉप्टेड बेटे थे। तुकोजी एक बहुत ही कुशल और निडर सैनिक थे जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग सूबेदार मल्हारराव होळकर से ली थी और इसकी वजह से होळकर सेना की ताकत काफ़ी बढ़ी। उस वक्त होळकर राज परिवार का मेन शहर इंदौर था, लेकिन अहिल्याबाई होळकर ने तुकोजीराव होळकर को इंदौर से होळकर सेना का नेतृत्व करने को कहा और उन्होंने पास के ही एक नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए गांव महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई और यहीं से शुरुआत हुई अहिल्याबाई होळकर के सुनहरे काल की। उस वक्त महेश्वर एक ऐसी जगह थी जहां पर ज़्यादातर जंगल ही था और अहिल्याबाई होळकर ने वहां पर नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर महेश्वर घाट बनवाया। उन्होंने महेश्वर के आसपास के जंगलों को खेती के लिए इस्तेमाल करने का ठाना और इसके लिए उन्होंने गुजरात से खेती करने वाले परिवारों को यहाँ आकर काम करने का आमंत्रण दिया, जिससे महेश्वर अपना खुद का अनाज उगाने में आत्मनिर्भर हो जाए। इसके बाद उन्होंने मांडू और चंदेरी से वीवर्स यानी बुनकरों को बुलाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वर्ल्ड फेमस महेश्वरी फैब्रिक बनवाया, जो आज भी देश और दुनिया भर में यूज़ किया जाता है और आपने शायद महेश्वरी साड़ी का नाम तो सुना ही होगा। इसके वजह से महेश्वर की प्रगति होने लगी और होळकर राज परिवार में काफ़ी पैसा आने लगा। महेश्वर ये होळकर राज परिवार की खाजगी यानी प्राइवेट जायदाद थी और कहा जाता है कि एक बार रघुनाथ राव, जो पेशवा परिवार से थे, उन्होंने सोचा कि महेश्वर की थोड़ी संपत्ति वो अहिल्याबाई होळकर से लड़के ले सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को लेकर महेश्वर की तरफ जाने का ठान लिया। जब अहिल्याबाई होळकर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत ही बखूबी से संभाला। अहिल्याबाई होळकर ने रघुनाथ राव को पत्र लिखकर कहा कि वो उनसे लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर रघुनाथ राव जीते तो उनकी कोई वाहवाही नहीं करेगा क्योंकि वो एक स्त्री से जीते हैं, लेकिन अगर वो हारे तो उनकी काफ़ी बेइज्जती होगी। इस पत्र के बाद रघुनाथ राव ने अपनी सेना पीछे ले ली और उन्होंने अहिल्याबाई होळकर के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस घटना से एक और चीज़ साबित होती है कि अहिल्याबाई होळकर एक अच्छी शासक तो थी ही, लेकिन वो अपनी राजनीति करना भी बहुत अच्छे से जानती थी।
बिना तलवार उठाए एक स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है, ये एक अच्छा राजनेता ही जानता है। अहिल्याबाई होळकर के काल में होळकर राज परिवार का रेवेन्यू लगभग 100% से बढ़ा और उनका मनी मैनेजमेंट इतना उम्दा था कि हर साल जो एक्स्ट्रा पैसा आता था उसी से ही उनका राज्य चलता था। उनके 30 साल के राज में कभी भी पैसों की कमी नहीं आई और उन्होंने ये कर दिखाया बिना तलवार उठाए, सिर्फ और सिर्फ अपने शासन और राजनीति से। अहिल्याबाई होळकर एक शिव भक्त थी और आप उनकी कोई भी मूर्ति या तस्वीर देख लो, उनके हाथ में एक शिवलिंग तो हमेशा होता ही था। उन्हें धर्म और कला के लिए काफ़ी आदर था और इसके लिए उन्होंने हमारे देश में कई छोटे और बड़े मंदिर बनाए और टूटे हुए स्ट्रक्चर्स को सही कराया। इसके लिए उन्होंने देश भर से सबसे बढ़िया कारीगरों को बुलाकर उनसे ये कार्य करवाया। वाराणसी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी के साथ साथ उन्होंने कई और जगहों के मंदिरों को बनाया और ठीक किया। सैडली इसका कोई ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर सुगंधा जौहर की बुक अहिल्याबाई महेश्वर के हिसाब से इस लिस्ट में 150 से ज़्यादा नाम तो पक्का है और ये सारे मंदिर बनाने का कार्य अहिल्याबाई होळकर ने खुद के पैसों से किया। अहिल्याबाई होळकर को कलाकारों के लिए काफ़ी आदर था और उनके काल में महेश्वर एक ऐसी जगह बनी जहाँ संगीत, कला, लिटरेचर और इंडस्ट्रीज़ ये सब चीज़ें सेलिब्रेट की जाती थी। एक बार एक फ्रेंच ट्रैवलर कैप्टन मुदावे जो इंडिया आए थे, उन्हें वापस अपने जर्नी पे जाने के लिए महेश्वर से गुजरना था। किसी ने उन्हें कहा कि आप अहिल्याबाई होळकर से मिलिए, वो आपको महेश्वर से जाने की अनुमति देगी और सही रास्ता भी बताएगी। जब वो अहिल्याबाई होळकर से मिले तो उन्होंने उनका वर्णन उनके एक डॉक्यूमेंट में किया है। वो बताते हैं कि अहिल्याबाई होळकर एक रानी होकर भी बहुत सिंपल वे में रहती थी, ना कोई गहने, ना कोई राज दरबार। एक सिंपल से घर के आंगन में उनका एक छोटा सा दरबार था जहाँ कोई भी आके उनसे बेझिझक मिल सकता था और वो बिना किसी भेदभाव करे सबकी समस्या सुनती थी, बात करती थी। अहिल्याबाई होळकर हमारे देश की बहुत ही ग्रेट और कुशल शासकों में से एक थी, लेकिन सैडली हमारे हिस्ट्री बुक्स में उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे इतिहास में सिर्फ शूर, वीर और लड़ाकू इंसानों को ही ज़्यादातर याद किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अहिल्याबाई होळकर जैसे कई और महान लोग हमारे देश में थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता की सेवा के लिए अर्पण की। उन्होंने महेश्वर के आसपास के जंगलों को वापस